नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। पॉलिटी के साथ मैं आता हूं। प्रत्येक दिन हम कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं। न्यायपालिका से संबंधित कुछ मुद्दों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। इस लेक्चर में हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं और ये तमाम मुद्दे जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें पहला आता है मर्सी पिटीशन, यानी कि दया याचिका को लेकर के बात की जाएगी। अब ये दया याचिका को लेकर के बात क्यों की जा रही है कि दिसंबर 2000 में आप जानते हैं कि लाल किला पर हमला हुआ था। इस मामले में दोषी ठहराए गए लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब इसी वजह से ये चर्चा में आ गया है। अब यहाँ पर दया याचिका पर राष्ट्रपति की सख्ती से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या होता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो हमें संविधान के अनुच्छेद 72 पर चलना पड़ेगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है इस संदर्भ में कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कुछ मामलों में क्या किया तो क्षमा करना, प्रविलंबन करना, विराम दे देना या फिर निलंबित ही किया जा सकता है, परिहार या लघुकृत करने का अधिकार देता है। 20 साल का सजा है तो 10 साल का कर दिया, ये भी हो सकता है। ये मामले निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि जहां पर सजा जो है कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई है, उन मामलों में जिनमें दंड किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिया गया हो, और ऐसे मामलों पर जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, मृत्यु दंड के मामले में भी। तो ये सारी चीजें यहां पर शामिल होगा। मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है इससे संबंधित कि यहाँ पर आर्टिकल 72 और यहाँ जो कुछ मामलों की चीजें दी गई है और यहाँ पर राष्ट्रपति की जो है यहाँ पर ये चीजें है ना, आपको ये बातें इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यही पॉइंट है जहां से प्रश्न बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जब पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है क्यूरेटिव पिटीशन, जो उपचारात्मक याचिका जिसको कहा जाता है। बहुत चर्चा में हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, इसके खिलाफ पारित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। हमारे लिए मुख्य काम का चीज यही है। यह याचिका जो है उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, अंतिम संवैधानिक उपाय है। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ना, इसका पूरा महत्व यही शब्द लेकर के बैठा हुआ है ना, अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और पुनर्विचार याचिका का उल्लेख अगर संविधान के तहत आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन का संविधान में कोई उल्लेख यहां पर आपको नहीं मिलेगा। यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे पूछ दिया जाए। इस वाद में ये किया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर आधारित ही बताया गया है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, इसकी अनुमति तब दी जाएगी जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि निर्णय में प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उसका पालन नहीं किया गया है। यदि फिर आगे चल के अगर देखेंगे तो मामले की सुनवाई करने वाला जो न्यायाधीश है उस मामले में अपने हितों का खुलासा करने में विफल रहा है ना, या फिर न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका है और निर्णय से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ये चीजें ये साबित कर दिया जाएगा ये याचिकाकर्ता के द्वारा, तो फिर ये हो सकता है। अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, यहाँ पर जो शब्द पर ध्यान दीजिए, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई है, यानी कि किसी लंबित मुद्दे को जल्दी से जल्दी समाधान करना है ना, और इसके लिए बात की गई है। यहाँ पर चर्चा में क्यों रहा? इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को निपटाने में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है अधिक कुशल बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसके विषय में एक चीज हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पर यह योजना जो है केंद्र प्रायोजित है, तो पहला चीज आपको ये जानना चाहिए। और इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था, अब इसे 2026 तक जो है वह बढ़ा दिया गया है। ठीक, इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण जो है निर्भया फंड से किया जाता है। इसका क्रियान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत जो है न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। ये सारे फैक्ट मैं बताते चल रहा हूं, ये सब आपको जानकारी रखना है, चूंकि कहीं से भी बन सकता है इसका प्रश्न। इसका उद्देश्य क्या है
कि बलात्कार के मामलों और जो पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले आ रहे हैं उसका क्या करना, शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना। क्या नाम है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। एक ऐसा कोर्स जो पूरी तरह से इस बात को डेडिकेटेड है कि जल्द से जल्द मामलों का निपटान किया जाए। तो वहां पर यह है। और किस तरह के मामले, तो बलात्कार के मामले और पॉक्सो अधिनियम के तहत जो मामले आएंगे उसके लिए यह काम करेगा। ठीक है, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित कुल 761 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स गठित किए गए हैं। कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से भी यह जुड़ा हुआ है ताकि वहां जल्दी से जल्दी सभी तरह का जानकारी मिल जाए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। ये पूछा गया है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर पिछले साल जो है वह चर्चा में रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग एफआईआर का। तो उसमें जीरो एफआईआर क्या होता है इसको समझना है। ये चर्चा में कैसा आया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया और एक पूर्व मंत्री साहब के द्वारा ही किया गया। इसके खिलाफ जो है जीरो एफआईआर दर्ज किया गया। अब जीरो एफआईआर से संदर्भ में समझिए कि यह भी एक प्रकार का एफआईआर ही है। एफआईआर में क्या होता है कि जो आप कहते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि जो मामला हुआ है उसके लिए एक रिपोर्ट, एक जो है मामला दर्ज करना पुलिस स्टेशन में, एफआईआर दर्ज करना, उसके बिहाफ पर फिर जांच होने का काम आगे चलता है। ठीक है, अब फिर इसमें जीरो एफआईआर क्या, देखिए जीरो एफआईआर से इतना तात्पर्य है कि अगर जीरो एफआईआर के तहत मामला दर्ज होता है तो यह किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जहां पर जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर यह मामला दर्ज होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप हैं, आप जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन के तहत जाकर के। ये काम जो है इसमें किया जा सकता है। और एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे आगे की जांच के लिए फिर क्या होगा कि जो संबंधित पुलिस स्टेशन होगा वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां से जुड़ा हुआ मामला है। इसके तहत आरंभ में कोई नियमित एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता है। हालांकि जब मामला अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगा तब वहां नई एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर आपको एफआईआर नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, जीरो एफआईआर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(1) के तहत किया गया है। ठीक है, इसे 2012 में आप जानते हैं ना, निर्भया केस वाला मामला हुआ था। निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें खास करके ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी का नाम लिया गया है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर इस पर प्रश्न बनता है तो यहां से आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(1) जो है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 क्रिमिनल लॉ जो है उसको प्रतिस्थापित ये नए वाले ने किया है, तो यहां से आ सकता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब इस पर चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए इसके संदर्भ में लगातार जो है चर्चा चल रहा है और ब्रिटिश का एक कानून है उससे इसको जोड़ करके देखा गया है। मैरिटल रेप जो है ना उससे जुड़ा हुआ मामला है। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 63 तथा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो नया वाला भी आया है 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सटेंशन एमआरई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मैरिटल रेप एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। अब क्या है ये सिद्धांत, इसको समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। कुल मिलाकर के सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं ना, तो एक ब्रिटेन का कानून है और इसमें महिलाओं को एक तरह से कम अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के अस्तित्व पर पुरुष का पूरा नियंत्रण इसमें बताया गया है। तो यही बातें यहां पर है। अब इसमें जरा देख लेते हैं तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कानूनी सिद्धांत है, पहली बात ये हो गया। अब यहां पर विवाहित महिला जो भी होंगी उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है और उन्हें क्या करता है, एक यूनिट के रूप में मानता है। व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्मान चाहिए। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स हमारा यही कहता है ना। लेकिन यहाँ ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर जो ब्रिटेन का जो कॉमन लॉ है, ये कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति जो है ना एक यूनिट है। और कौन यूनिट है? महिला। उसका पति उसको उसके तहत ही देखता है। ठीक है, यह विवाह के बाद एक महिला के स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व को क्या करेगा,
पूरी तरह से समाप्त कर देगा। चूंकि संरक्षणकर्ता कौन हो गया, यहाँ पर उसका पति हो गया, ध्यान रखना है। सैद्धांतिक रूप में देखें तो महिला की संपत्ति को पति को हस्तांतरित किया जाता है इसमें। दूसरी बात, संपत्ति पर अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है तथा कोई अनुबंध करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। तो जब यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर के चर्चा किया गया, मैरिटल रेप एक्सेप्शन को लेकर के, तो फिर ये शब्द जो है चर्चा में आ गया। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज माना था। अब आगे चल करके अगर बात होता है तो ध्यान रखना है कि ये फिर से चर्चा में रहेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। और कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है और यूपीएससी कोर्ट रूम में जो डिस्कशन होता है न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न वहीं से बना देती है। पीआईक्यू को सही से आप देखेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के पिछला लेक्चर भी हमने न्यायपालिका पे लिया था, ये लेक्चर भी पूरी तरह से न्यायपालिका पर समर्पित रहा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको अच्छे से तैयार करके अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।